यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ए क्या बोल रहा है, उसमें भी फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, Bhuvika borrowed rupees 4,75,000 from her relative Madan on 5th April 2020 on interest at 1% per month for 5 years for running her cosmetic store. अच्छा, भूविका ने क्या किया है? भूविका ने फंड बोरो किए। किसके पास से? उसने फंड बोरो किए उसके कोई रिलेटिव मदान के पास से। अच्छा, ये बोरो उसने किया था 5 अप्रैल 2020 को किया था। आगे क्या होता है? शी वॉज पेइंग कंटिन्यूअसली इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट एवरी मंथ, बट ड्यू टू सडन इंट्रोडक्शन ऑफ नेचर केयर प्रोडक्ट्स हर प्रोडक्ट्स बिकेम obsolete. As a result, she was unable to pay monthly installment interest May 2021 onwards. तो क्या हो गया? वो अच्छे से पेमेंट कर रही थी, इंटरेस्ट के साथ कर रही थी, बट कॉम्पिटिटर आ गए और उसके बाद उसकी प्रोडक्ट पुरानी हो गई। तो मई 2021 से उसने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना बंद कर दिया है। The debt got time barred. मैम ये वर्ड तो कहीं सुना सुना लग रहा है, ऑब्वियसली सुना सुना लगना ही चाहिए। याद कीजिए, टाइम बार डेप्ट का मतलब होता है जो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली जो डेप्ट पुराना हो गया है ना, वो जो भी डेप्ट पुराना हो गया है वो टाइम बार डेप्ट हो जाता है। कितने साल पुराना होना चाहिए बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ कितने साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या देखते हैं? द डेप्ट गॉट टाइम बार बाय लिमिटेशन एक्ट हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूअस परस्यूएशन ऑफ हर रिलेटिव्स। भूविका प्रॉमिस इन राइटिंग, राइटिंग में दे दिया है। क्या दिया है राइटिंग में? राइटिंग टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट शॉर्टली विद इन अ फ्यू मंथ्स whether Madan can legally recover the debts from Bhuvika when the loan has already been time barred, explained with reference to provision of the Indian Contract Act 1872. जब भी कोई बंदा राइटिंग में दे देता है, उसकी साइन आ जाती है, वो ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है भले ही वो टाइम बार डेप्ट क्यों नहीं हो। ये आपका केस आ जाता है सेक्शन 25 के अंदर। सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है? अगर आप विदाउट कंसिडरेशन भी, कब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है? विदाउट कंसिडरेशन भी कब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वैलिड हो जाता है। तो क्योंकि ऑलरेडी कंसिडरेशन पहले दिया गया था 4,75,000 बाय भूविका टू मदान, अगर वो यही पैसा बाद में लौटाने को तैयार हो जाता है। अब ना ये तो वो वाली बात हो गई कि राम भगवान जी आए उनके सपने में और फाइनली उसको अकल आ गई कि नहीं भाई मुझे इसके पैसे लौटाने हैं, तो टाइम बार डेब्ट बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। कौन सी सेक्शन में वैलिड हो जाएगा? विदाउट कंसिडरेशन भी कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है? जो एक्सेप्शन है ना सेक्शन 25 के, उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। मदान पैसे ले सकता है, लीगली ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि उसने किस में दे दिया है? राइटिंग में दे दिया है। ओके, चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन 4A का सेकंड। क्या बोलता है क्वेश्चन? छाया एंड अबीर आर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त हैं। ऑन छायास बर्थडे, अच्छा इस लड़की की बर्थडे थी, ऑन छायास बर्थडे अबीर गिफ्टेड एन आईफोन। उसने क्या दे दिया? अबीर ने गिफ्ट दे दिया है छाया को। क्या दे दिया? आईफोन दे दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है? ₹1,35,000 है ना, 1.35 लाख रुपीज। Whether this gift is valid as per the provision of Indian Contract Act 1872. अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अबीर ने अगर गिफ्ट दिया तो सामने छाया भी कुछ दे रही है, नहीं, ये गिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर गिफ्ट की बात होती है तो गिफ्ट हमेशा कैसा होता है? विदाउट कंसिडरेशन ही होता है। क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा? मैम जैसे ही आपने बोला ना विदाउट कंसिडरेशन, हमें याद आ गया सेक्शन 25। बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हो। सेक्शन 25 बोलता है कि अगर आपने कोई भी गिफ्ट, वो भी सिर्फ गिफ्ट नहीं, कैसी गिफ्ट? कंप्लीटेड गिफ्ट, मतलब कि गिफ्ट ऑलरेडी आप
दे चुके हो, यहाँ इंटेंशन की बात नहीं हो रही, मैं सोच रही हूँ उसे गिफ्ट दे दूं, नहीं 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 नहीं, गिफ्ट ऑलरेडी वो क्या कर चुका है, दे चुका है। अगर गिफ्ट एक्चुअली दे दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 25 के एक्सेप्शंस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये गिफ्ट क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। 4A का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी। अमोल प्रॉमिस, देखिएगा हाँ, अमोल ने क्या किया है, प्रॉमिस किया है। अमोल प्रॉमिस टू गिव अ गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग देने का बोल रहा है। कितने की है गोल्ड रिंग, 1 लाख रुपीस की गोल्ड रिंग। ओके, टू हर फ्रेंड चकोरी, किसको देना चाहता है, चकोरी को देना चाहता है। क्या दे सकता है, देखते हैं उन लोगों ने क्या किया है। ऑन हर बर्थडे वेदर द प्रॉमिस मेड बाय, देखिएगा 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 देखिएगा, यहाँ पे इंटेंशन है। अभी तक क्या गिफ्ट दे दी, क्या रिंग दे दी, नहीं दी, अभी तो सिर्फ क्या किया है, प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस के बेसिस पर चकोरी पे रिंग ले सकती है, यही पूछने वाले हैं, बहुत जल्दी पूछने वाले हैं। तो वेदर द प्रॉमिस मेड बाय अमोल इज एनफोर्सिबल इन लॉ एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मुझे एक बात बताइए, क्या उसने रिटर्न में दिया, क्या राइटिंग में दिया है, नहीं दिया। क्या साइन किया है, नहीं किया। क्या स्टैम्प किया है, नहीं किया, ये कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, क्या दोनों नियर रिलेशनशिप में है, अगर नियर रिलेशनशिप में है तो बात कुछ और हो जाएगी, जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला चीज आ जाता है, तब हम ये सब कुछ देखते हैं कि भाई राइटिंग में है, साइन किया हुआ है, स्टैम्प दिया, स्टैम्प किया हुआ है, तब जाकर वो एनफोर्सेबल होता है। वो भी कब, जब वो कौन से रिलेशन में है, नियर रिलेशनशिप में, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, राइट। जो हमारा सेक्शन 25 अगेन कौन सी चीज बोल रही है, एक्सेप्शन, विदाउट कंसिडरेशन के एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में आता है, तब जाकर ये प्रॉमिस आप वैलिड करवा सकते हो, एनफोर्सेबल करवा सकते हो। यहाँ तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी नहीं है, दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त है, इससे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। ये उन्होंने जो पहला दिया था उसकी बात हुई। उसके बाद उन्होंने लिया है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द रिलेशन बिटवीन अमोल एंड चकोरी इज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो जाता है तो ये केस आपको वो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर वाला हो जाता है। अगेन बात तो वही है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, अच्छी बात है, लेकिन क्या राइटिंग में है। अगर यही चीज आपको राइटिंग में और स्टैम्प की हुई मिल जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। तो चकोरी लीगली, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। चकोरी लीगली क्या ले सकती है, गोल्ड रिंग ले सकती है। ओके, एनी डाउट? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन 4, उसका भी थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा सा नन्हा सा प्यारा सा। व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? अब क्या ही बोलूं ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हमें तो पता ही है कैसा इंस्ट्रूमेंट है, जो राइटिंग में है, मेकर ने बनाया हुआ है, सिर्फ बनाया हुआ नहीं, क्या की हुई है, साइन की हुई है, अनकंडीशनल ऑर्डर है। याद आ रहा है कि वर्ड्स, अनकंडीशनल ऑर्डर है, ऑर्डर टू पे मनी। इनफैक्ट वो मनी भी कैसे होना चाहिए, सर्टेन सम, यू नो, सर्टेन सम टू एनी, इनफैक्ट नॉट एनी, टू सर्टेन पर्सन, राइट। इसमें भी कैसा हो सकता है, या तो आपने पर्टिकुलर नेम दे दिया, ऑर्डर बाय ऑर्डर है या फिर बाय बैरर, ठीक है। तो ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। कितने पार्टीज हुए उसके साथ साथ पार्टीज भी लिख दीजिएगा, पार्टीज कितने हो जाएंगे। तो भाई एक आ जाता है ड्रॉअर, जिसने ये बनाया है, जिसने लिखा है ना। दूसरा आ जाता है ड्रॉई, जो क्या करने वाला है, जो आपका क्या है, एक्सेप्टर है, वो एक्सेप्ट करके बिल्स वापस भेजेगा।
और तीसरा आ जाता है कि पेई, जिसको क्या मिलने वाला है, जिसको पेमेंट मिलने वाला है ना। क्या ये तीनों अलग पार्टीज हो सकती है? हो सकती है, जरूरी नहीं है, राइट। तो कई बार अलग भी हो सकती है, तीनों पार्टी दो ही इंसान भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बोल दिया एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस कर दो, तो यही सारी बातें बतानी है, यही सेम वाली कि भाई राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, प्राइस इन मनी होना चाहिए, है ना। सिर्फ मनी ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, बार्टर सिस्टम यहाँ नहीं चलती। उसके अलावा साइन किया होना चाहिए, दोनों पार्टी ने स्टैम्प किया होना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, इजी सा फुद्दू सा क्वेश्चन दे दिया था। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा उन्होंने IRF इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द इंडियन जुडिशियरी। तो ये क्वेश्चन सीधा मॉड्यूल से अच्छे से याद करके लिख देना है, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 5A फिर से एक प्यारा सा केस स्टडी दे दिया है, वो भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। देखते हैं। मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच। जी ने एच को गुड्स बेचे फॉर अ सर्टेन प्राइस बाय इश्यू ऑफ इनवॉइस। अच्छा, इनवॉइस इश्यू हो गया, आप समझ रहे हो इनवॉइस इश्यू होने का मतलब क्या होता है, राइट। देखते हैं आगे क्या होता है। बट पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वाज नॉट रिसीव ऑन दैट डे। पेमेंट उस दिन उसको नहीं मिला। The goods were packed and lying in the godown of Mr. G. Goods ready है, goods डिलीवरी के लिए क्या है, रेडी है, goods डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन कहाँ है, गोडाउन में है। किसके गोडाउन में है? मिस्टर जी के गोडाउन में बिल्कुल रेडी पड़े हैं। पैक लाइंग इन द गोडाउन ऑफ मिस्टर जी, द गुड्स वर इंस्पेक्टेड बाय एच एजेंट। अच्छा, एच का एजेंट आया, उसने गुड्स क्या किए, इंस्पेक्ट किए, उसको लगा कि हाँ भाई देखते हैं कहीं घुमा ना दे, देखते हैं। The goods were inspected by H agent and were found to be in order। अच्छा, उन्होंने इंस्पेक्शन किया और वो सही निकला। मुझे तो लगा कहीं वो लोग केवी डेम्पटर वाला केस में ना चले जाए कि भाई क्वालिटी, फिटनेस, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, पता है आपको ये सारी चीजें, राइट। आगे क्या बोल रहे हैं? The goods were inspected by H agent were found to be in order. Mr. G asked Mr. H that goods should be taken away from his godown to enable him to store the goods purchased by him. अच्छा, जी ने क्या बोल दिया? जी ने बोला है एच को, क्या बोला कि भाई ये गोडाउन में जो आपके गुड्स है वो ले जाओ, आप यहाँ से ले जाओ, मेरे गुड्स आ रहे, मुझे इस गोडाउन की जरूरत है, मुझे ये स्पेस चाहिए। उन्होंने क्या किया है, इंटीमेशन दिया है, कम्युनिकेट किया है, भाई आप यहाँ से गुड्स ले जाओ। याद कीजिए सेक्शन 44 ऑफ दी सोगा। सेक्शन 44 क्या बोलता है? सेक्शन 44 बोलता है अगर गुड्स रेडी है डिलीवरी के लिए तो बायर की ड्यूटी आती है कि भाई गुड्स आकर क्या करो, ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। यहाँ पे क्या होता है, क्या गुड्स आकर ले जाते हो? Mr. H that goods should be taken away from his godown to enable him to store the goods purchased by him after one day। एक दिन के बाद क्या होता है? Since Mr. H did not take delivery of the goods, Mr. G kept the goods out of the godown in an open space. Due to rain, some goods were damaged. Referring to the provision of the SOGA 1930, analyze the above situation and decide who will be held responsible for the above damage. Will your answer be different if the dues were not settled in cash and are still pending? अब देखिए, पेमेंट की बात तो सही है, पेमेंट मिला है नहीं मिला है, फर्क उतना ज्यादा नहीं पड़ता। यहाँ पे मेन बात जो है वो क्या है कि भाई गुड्स डिलीवरी करने के लिए गुड्स तैयार थे, गुड्स बिल्कुल रेडी थे। जी ने बोला था एच को, जी ने क्या बोला एच को, उसको इंटीमेशन दिया था कि भाई गुड्स आकर ले जाओ। वो भाई साहब लेने आया नहीं, गुड्स क्या हो गए, गुड्स हो गए डैमेज। मुझे ये बताइए, जब उन्होंने बोला कि इनवॉइस बन गया है, इनवॉइस कब बनेगा, इसका मतलब क्या होता है? ओनरशिप ऑलरेडी क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है, किसको?
एच को, और आपको ये भी बताया है रिस्क फॉलोज दी ओनरशिप, सही है। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो रिस्क भी कौन बेयर करेगा, ओनर बेयर करेगा, और ओनर कौन है हमारा, एच ओनर है। तो यहाँ पे जो भी गुड्स का डैमेज हो रहा है वो एच ही बेयर करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, अच्छा केस स्टडी है, प्यारा सा है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का, कैन अ पार्टनर बी एक्सपेल, इफ सो हाउ, which factors should be kept in mind prior to expelling a partner from the firm by the other partners according to the provision of the Indian Partnership Act 1932। तो याद कीजिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि वैसे तो पार्टनर को आप निकाल नहीं सकते प्रॉपर रीजन के अलावा, राइट। तो एक्सपल्जन कब पॉसिबल हो सकता है, तो एक्सपल्जन तब पॉसिबल होगा जब सबसे पहला आपके कॉन्ट्रैक्ट, आपके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है ना, आपकी पार्टनरशिप डिड, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करता हो। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कुछ फैक्टर्स की वजह से कहीं से अगर हमें पार्टनर को निकालना है तो ये पॉसिबल है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना। सेकेंड थिंग क्या आ गई, तो सेकेंड थिंग ये आ गई कि मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या करने चाहिए, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स अग्री करने चाहिए कि हाँ भाई हमें इस पार्टनर को निकालना है। अच्छा, उसके अलावा क्या आ गया, उसके अलावा एक और चीज आ जाती है कि ये सब कुछ कैसे होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। अब आप पूछोगे गुड फेथ का माने क्या, तो गुड फेथ का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि भाई ये जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, आप एक्सपल्जन जो ले रहे हो वो किसकी वजह से ले रहे हो, मतलब कि ये आपके पार्टनरशिप के क्या किस में होना चाहिए, इंटरेस्ट में होना चाहिए, पार्टनरशिप के भले में होना चाहिए। अच्छा, ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको क्या देना पड़ेगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा, सिर्फ नोटिस नहीं, उनको सुनिए, राइट। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, क्या हो गया रे, हाँ, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये भी करना चाहिए, तब जाकर ये एक्सपल्जन कंप्लीट होगा। ये फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है, ये सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, ओके। चल क्वेश्चन नंबर 5 सी की बात करते हैं। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड स्टेट द कंडीशंस व्हेन गारंटी इज कंसीडर्ड इनवैलिड। अच्छा, अगर हम इंडेमनिटी की बात करते हैं तो इंडेमनिटी हमें बताया है सेक्शन 124 में। सेक्शन 124 इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो भाई हमें लॉस, हमारे लॉस को कंपेंसेट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। और अगर हम बात करते हैं गारंटी की, तो गारंटी आपकी कौन से सेक्शन में आ जाती है, गारंटी आपकी कवर होती है सेक्शन 126 में, उसको डेफिनेशन दिया गया है, मीनिंग दिया गया है। सेक्शन 126 गारंटी का क्या बोलता है कि भाई हमारे प्रिंसिपल डेटर ने अगर कहीं पर डिफॉल्ट कर दिया है ना, तो हमारा श्योरिटी आ जाएगा सुपरमैन बन के और आकर उसको, इसको नहीं बचाएगा, मतलब क्रेडिटर को पैसे दे देगा, ठीक है। तो ये गारंटी दी हुई है, किसने, श्योरिटी ने दी हुई है, तो आपको पैसे मिल जाएगा, लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर हम बात करें कंडीशंस व्हेन द गारंटी इज कंसीडर्ड इनवैलिड, कब गारंटी इनवैलिड हो जाएगी, तो गारंटी तब इनवैलिड हो जाती है, लाइक सेक्शन याद कीजिए, सेक्शन हमारे 142, 143 और 144 में ये चीजें बताई गई है कि भाई मिस रिप्रेजेंटेशन, है ना, आपको कुछ पता नहीं था और समहाउ आपने अग्री कर लिया, मिस रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, याद कीजिए उसकी सेक्शन क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो भी याद कर लीजिए, राइट, कमेंट सेक्शन में डालिए। इनवैलिड हो जाएगा अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से आपने गारंटी ले ली है, गलत कर दिया, इनवैलिड हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी एक चीज आ जाती है कि भाई आपने कुछ मटेरियल फैक्ट्स
या तो सर्कमस्टेंसेस आपने क्या किए, छुपा लिए। आपको सब कुछ बताना चाहिए था लेकिन आपने क्या किया है, कंसील कर लिया, छुपा लिया, बताया नहीं, तो ये नहीं चलेगा। श्योरिटी को सब कुछ पता होना चाहिए। और तीसरा एक केस आ जाता है, तीसरे केस में क्या होगा, तो भाई क्रेडिटर ने बोल दिया कि मुझे सिर्फ एक श्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे और श्योरिटी चाहिए, आप को श्योरिटी लेकर आओ, बट को श्योरिटी ने ज्वाइन किया नहीं, तो ऑटोमेटिक लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब कि गारंटी क्या रहेगी, इनवैलिड रहेगी। ओके क्वेश्चन नंबर 6A, आलोक bought some goods from मनीष on credit। अच्छा, आलोक है, आलोक ने गुड्स बाय किए हैं, है ना, किसके पास से, मनीष के पास से, क्रेडिट पे किए हैं। अच्छा, गुड्स लिए हैं क्रेडिट पे। लेटर ही issued a check for the dues from his bank account and asked Manish to encash the check within 2 days। आलोक ने क्या किया, आलोक ने मनीष को एक चेक दे दिया। चेक देने के बाद उसने बोला कि भाई 2 दिन के अंदर अंदर इसको क्या करवा लेना, एनकैश करवा लेना। On the day Alok issued the check, there was a sufficient balance to pay Manish due। अच्छा, ये 2 दिन में उसके पास, जिस दिन उसने चेक इशू किया था उसके पास सफिशिएंट बैलेंस था बैंक अकाउंट में। मनीष प्रेजेंटेड द चेक आफ्टर 1 मंथ। अच्छा, मनीष ने क्या किया है, मनीष ने 2 दिन के अंदर चेक नहीं डाला, उसने कब चेक प्रेजेंट किया, 1 मंथ के बाद किया। क्या ये वैलिड है? सबसे पहले तो ये सोचिए कि चेक की वैलिडिटी कितने मंथ्स की होती है, तो आपको ये पता है चेक आपका वैलिड रहता है अप टू 3 मंथ्स, राइट। 3 मंथ्स तक आप 3 मंथ के अंदर अंदर उसके डेट, चेक जब भी इश्यू किया है उसके डेट से लेकर 3 मंथ्स के अंदर अंदर तक ये चेक क्या रहता है, वैलिड रहता है। तो यहाँ पे उसने 1 मंथ के अंदर तो डाल ही दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, मनीष प्रेजेंटेड द चेक आफ्टर 1 मंथ विच वाज अ रिटर्न ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। अब बात आ गई है इनसफिशिएंट फंड, आपको याद आ जाना चाहिए इनसफिशिएंट फंड के लिए आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक सेक्शन आ जाती है, सेक्शन है 138, राइट, जो सेक्शन 138 डील करती है इनसफिशिएंट फंड की वजह से जब भी आपका चेक डिसऑनर होता है तब कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे। Manish made a demand for the payment but Alok failed to pay. Manish sent him notice। अच्छा, देखिएगा मनीष ने क्या किया, मनीष ने पहले उससे पैसे मांगे, आलोक ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद मनीष ने एक नोटिस भी भेजी। नोटिस किसको भेजी, नोटिस भेजी है आलोक को। देखते आलोक अभी भी पेमेंट करता है कि नहीं करता। Manish sent him notice to pay the outstanding debts. आलोक ignore the notice। भाई साहब ने क्या कर दिया है, उसको तो मानना ही नहीं है, पैसे देने ही नहीं है इस भाई साहब को, तो उसने नोटिस को भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। आलोक डिफेंडेड हिमसेल्फ। मनीष फाइल अ केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द चेक। अब जाकर मनीष भाई साहब ने क्या कर दिया, मनीष भाई साहब ने अभी केस कर दिया है, केस फाइल किया है डिसऑनर ऑफ चेक के लिए। Alok defended himself on the grounds that Manish failed to encash the check within 2 days as specified by him, that he had no reason to believe at the time of issuance of the check that it might be dishonor। आपको एनालाइज करना है सबसे पहले whether Alok's defense are valid under the provision of the Negotiable Instrument Act 1891 and whether Manish can file a suit against Alok for dishonor of check and within how many days he can file the complaint after dishonor under the provision of the Negotiable Instrument Act 1881। सुनिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यारा केस स्टडी दे दिया है। यहाँ पे सबसे पहले बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑफ फंड है, सेक्शन 138 अप्लाई होता है। सेक्शन 138 डील करता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से जब भी आपका चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। अगर आपका चेक डिसऑनर हो चुका है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हो चुका है, आलोक क्या बोल रहा है, आलोक बोल रहा है कि मैंने तो बोला था, मैंने आपको बोला था मनीष भाई के 2 दिन के अंदर अंदर एनकैश करवा लीजिएगा।
आपने किया नहीं, आपने मेरी कंडीशन नहीं मानी, क्या ऐसा चलेगा? नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या पॉइंट लिखना है? आपको पॉइंट लिखना है कि भाई 3 महीने तक ये चेक क्या रहता है, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड रहता है। मतलब कि आप 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी इसको एंगेज करवा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आलोक का जो डिफेंस है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, राइट। सिर्फ ये बात बताकर कि 2 दिन में उसने एनकैश नहीं किया, ये नहीं होगा, क्योंकि 1 मंथ के अंदर अंदर जिसकी चेक की वैलिडिटी वैसे भी 3 मंथ्स होती है, राइट। तो उसके हिसाब से 3 मंथ्स के अंदर ही उसने चेक को प्रेजेंट किया है, तो आलोक यहाँ पे गलत हो जाता है, आलोक को पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने पूछा था वेदर मनीष कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट आलोक फॉर डिसऑनर ऑफ अ चेक, विद इन हाउ मेनी डेज ही कैन फाइल द कंप्लेंट आफ्टर डिसऑनर अंडर द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो सेक्शन 138 के कुछ एक्सेप्शन थे, वो लोग बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले जैसे ही चेक डिसऑनर होता है आपको क्या देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी नोटिस कि भाई हमें पेमेंट कर दो, है ना। अब ये नोटिस आप कब तक दे सकते हो? तो जिस दिन चेक डिसऑनर हुआ था इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिली थी, उसके 30 डेज के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर आप क्या दे दो, आप नोटिस दे दो। पर यहाँ पे क्या मनीष ने आलोक को नोटिस दी थी? बिल्कुल दी थी, ये रही, मनीष ने आलोक को नोटिस तो दी थी, पर आलोक ने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अच्छा, नोटिस देने के बाद पहले तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको नोटिस देनी है, और नोटिस देने के बाद आपको कब तक वेट करना है? तो 15 डेज और वेट कर लो, है ना, 15 डेज और वेट कर लो। और अगर उसके बाद फिर भी वो पेमेंट नहीं करता, फिर भी वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो 30 डेज प्लस 15 डेज टोटल कितने डेज हो गए? 45 डेज के बाद 45 डेज के बाद मनीष हमारा केस फाइल कर सकता है आलोक के खिलाफ। बोलिए कोई डाउट है? जल्दी जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 6B, define misrepresentation and fraud, explain the difference between fraud and misrepresentation as per the Indian Contract Act 1872। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का, है ना, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के अगर डिफरेंस की हम बात करें तो सबसे पहले ही आपका क्या आ जाता है, इंटेंशन आ जाता है। फ्रॉड में आपका इंटेंशन पहले से क्या रहता है, पहले से आप क्या करना चाहते हो, अदर पर्सन को डिसीव करना चाहते हो, मतलब कि चीट करना चाहते हो। लेकिन क्या मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट टू डिसीव, आपका इंटेंशन खराब नहीं था, राइट। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें नॉलेज ऑफ ट्रूथ, क्या फ्रॉड में आपको पता था कि भाई ये चीज गलत है फिर भी आपने करने दी? तो यस, फ्रॉड में आपको सच्चाई क्या है उसके बारे में पता होता है। लेकिन क्या मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको पता होता है? बिल्कुल नहीं पता होता, राइट। आप तो सिर्फ बिलीव कर रहे हो कि ये सच है, बट एक्चुअली वो सच होता नहीं है। क्या रेप्यूडिएशन की बात कर लेते हैं। अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हो, क्या कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर सकते हो? यस, यहाँ पे कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट आप रेप्यूडिएट भी कर सकते हो और उसके साथ साथ क्लेम कर सकते हो डैमेजेस। पर अगर हम मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करें, अल्टीमेटली दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वाइडेबल ही होते हैं, तो आप कभी भी इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हो, मतलब कि रेप्यूडिएट भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आप रेप्यूडिएट तो कर सकते हो, पर इसके साथ साथ क्या आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो? जी नहीं, आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, मीन्स टू डिस्कवर ट्रूथ। मीन्स टू डिस्कवर ट्रूथ का मतलब क्या होता है? तो मीन्स टू डिस्कवर ट्रूथ का मतलब ये होता है कि क्या फ्रॉड के केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई तू खुद सामान देख रहा था तो तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन था कि आप सच्चाई जान सको? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप वैसे भी चीट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन यस,
मिस रिप्रेजेंटेशन में आप हमेशा ये चीज प्लीड कर सकते हो कि भाई आप खुद भी ये सच्चाई जान सकते थे बट आपने एफर्ट्स लगाए नहीं है, तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। बाकी सेक्शन की अगर हम बात करें फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन सी सेक्शन होती है फ्रॉड की और कौन सी मिस रिप्रेजेंटेशन की। क्वेश्चन नंबर 6C, उसका फर्स्ट, What do you mean by suit for specific performance? State any two condition when court allows this remedy according to the provision of the Sale of Goods Act 1930. अच्छा, सेक्शन 58 आपका डील करता है राइट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से। उसमें क्या कहते हैं, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 58 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि अगर सेलर ने कभी कोई ब्रीच कर दी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो बायर जा सकता है किसके पास, बायर जा सकता है कोर्ट के पास और बोल सकता है कि भाई आप मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अपील कर सकता है बायर, सही है। अब ये कब होगा, इसकी कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस ये आती है सबसे पहले गुड्स क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक या तो असर्टेन गुड्स होने चाहिए। पहली कंडीशन तो यही आ जाती है। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गुड्स का नेचर जो होता है राइट, ये नेचर कैसा होना चाहिए, यूनिक नेचर के गुड्स है ना, कुछ स्पेशल नेचर के, यूनिक नेचर के गुड्स है, तब जाकर ये पॉसिबल हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके लिए डैमेजेस जो है वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं है। दूसरी एक चीज, कोर्ट आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवा सकती है एज रेमेडी, बट उसके लिए उसका पावर भी कब तक लिमिट करता है, तो सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक क्या था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब जाकर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज रेमेडी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 6C का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल। चलिए फटाफट से मुझे सेक्शन बताइए, सेक्शन आपकी कौन सी आ जाती है, 54 राइट। सेक्शन 54, state any three condition when the right of resale goods given to an unpaid seller under the Sale of Goods Act 1930। सबसे पहले तो आपको ये चीज बता देनी है कि भाई अनपेड सेलर के लिए ये राइट जो दिया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है राइट, कि आप क्या कर पा रहे हो, आपके पास आपके जो गुड्स है ना जिसके लिए आपको पेमेंट मिला ही नहीं है, उसके सामने आपको उसको गुड्स को क्या करने का राइट मिल रहा है, रीसेल करने का राइट मिलता है। अब ये यहाँ पे आपको सबसे पहले याद कीजिए, अगर गुड्स आपके पेरिशेबल नेचर के हैं फटाफट से बेच दो यार। अच्छा, आपने ऑलरेडी उनको नोटिस दे दी है, आपने बायर को नोटिस दे दी थी कि भाई अगर आपने मुझे पेमेंट नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं गुड्स क्या कर दूंगा, रीसेल कर दूंगा। आपने अपना इंटेंशन ऑलरेडी क्या कर दिया है, बता दिया है। अच्छा, अगर सेलर और भी स्मार्ट होगा तो सेलर क्या करेगा, सेलर करेगा कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी क्या कर देगा, मेंशन कर देगा कि भाई अगर मुझे टाइम पे पेमेंट नहीं मिला तो मैं क्या कर देता हूँ, गुड्स सेल कर दूंगा, रीसेल कर दूंगा। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं, अरे क्या बात है राइट, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई ही नहीं है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सेलर अच्छे से कोई दिक्कत होगी नहीं, वो रीसेल कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी MTP बिजनेस लॉ की CA फाउंडेशन की May 26 की कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय, टेक केयर।